हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 बज चुके हैं। इस प्यारे से सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से सेशन को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। जो विद्यार्थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ा है, उन्होंने सबसे पहले उसका बेसिक चीजें सीखी हैं कि कैसे कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। फिर ये सीखा कि कोऑर्डिनेट होते कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, थर्ड में होते हैं, फोर्थ में होते हैं। फिर हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट्स के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये सीखा कि दो पॉइंट्स अगर दे रखे हो तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि उनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि उन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना। और उसके बाद हमने सीखा कि किसी पॉइंट से उस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या सीखते, क्या होता है कंडीशन। दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होती है। जब लाइन आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करें तो क्या कंडीशन होती है। तो ये सब हमने अभी तक सीखा है। अब इसके आगे की चीजें होंगी जहां पर आपको और भी बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन को। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक, और फटाफट से शेयर वेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी अभी मुझे देख रहे हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन को आराम से स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, साथ के साथ आप मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है 28 मई से, यानी कि 28 तारीख से वो लाइव हो गया है। और मतलब लाइव तो अभी हो गया है, 28 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि फटाफट जुड़ लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि देखो आपको पढ़ना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे तो ना केवल आपको एसएससी एग्जाम में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा मेरे फाउंडेशन बैच के लिए, अब मेरा मैथ्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के भी कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, रीजनिंग के भी कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, सब मिलेगा एक ही उसमें। ठीक है, तो 24 महीने का कोर्स लो, 12 महीने का कोर्स लो, लेकिन ध्यान इस बात का रखो कि साहिल 10 एज ए रेफरल कोड आप लगा रहे हो, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप जुड़ गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसी साहिल 10 आप लगाएंगे तो आपको कोड अप्लाई कर देना है, प्रोसीड टू पेपर आप जाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि एक क्रेडिट पॉइंट भी होता है, उसको भी रिडीम कर लेना, जो कि स्पेशल क्लास से मिलता है। ठीक है, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप किसी अन्य कैटेगरी में भी जुड़ते हो तो भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाओगे, अधिकतम। ठीक है, डेली रात को 8 बजे सीखो कुछ बेहतर, सीखो कुछ बेहतर, डेली डोज कैच द मैथ 2.0 चलता है डेली 8 बजे रात को अनअकैडमी पर। डेली एक मैथ का पेपर मैं आपको कराता हूं और इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखाता हूं। जो बच्चे रेगुलर हैं, मजा आ रहा है ना डियर, यस या नो में जवाब दे दो, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ, और वह मैं कर रहा हूं। डेली मैथ्स का एक पेपर अनअकैडमी पर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाता है, लेकिन डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, वहां पर भी आपको फ्री प्लान के लिए साहिल 10 कोड लगाना है। अनअकैडमी के फ्री सेशंस को देखने के लिए भी एसएससी एग्जाम पर जाओगे, स्पेशल क्लास पर जाओगे, मेरा नाम सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल पर चले जाओगे, स्पेशल क्लास पर जाने के बाद 8 PM वाली क्लास देखोगे और इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा दोगे। अब जैसी साहिल 10 अप्लाई करते हो ना, अनलॉक कर लोगे तो हो जाएगा, फ्री सेशन देख पाओगे। 12:30 बजे आपका क्रैक द मैथ होता है, उसे भी एंजॉय करें। चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं चीजों को। मैंने आपसे कहा, मैं आई थिंक लाइन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अब मैं आपके सामने एक लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। यह एक लाइन का इक्वेशन है। आप मुझे सिंपल सा एक बात बताइए कि इसका स्लोप क्या होता है। जल्दी से बताओ, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। स्लोप को एम भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवणता, या मैं बोल सकता हूं ढाल। तो अगर इस तरह की मेरे को कोई समीकरण दे दी जाए तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। बोले गुरुजी इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन बी, ध्यान रखना, यानी कि x का कॉफिशिएंट माइनस में और y का कॉफिशिएंट, तो माइनस ए वाई बी इसका क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। क्या हम इसी स्लोप को tan थीटा के बराबर मानते हैं? यस, तो ये भी एक तरीका है आपको पता लगाने का कि कल को कोई लाइन से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितना एंगल बनाया, तो एंगल भी आप 2 मिनट में निकाल देंगे, है ना डियर, एंगल भी आप 2 मिनट में निकाल देंगे। एंगल में कौन सी हमारी टेंशन हो रही है, tan थीटा बराबर, ये बहुत काम की चीज है। कभी भी पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। ठीक है, अब बात आती है यार
कि ये स्लोप आपने गुरुजी निकाल के दिखा दिया हमें, और एक इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, एक ये समीकरण होती है, एक इक्वेशन ये होती है x2 y2 माइनस y1 m इंटू x2 माइनस x1। अब यहां m की बात आती है, m आपकी स्लोप होता है, ये आपकी 1 पॉइंट लाइन है, 1 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन में क्या करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट लाइन में हम लिख देते हैं y माइनस y1, m की वैल्यू क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये होता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। अगर दो बिंदु दे रखे हो तो किसी लाइन का समीकरण, दो बिंदु दे रखे हो तो किसी लाइन का समीकरण हम इस तरह से निकाल के 2 मिनट में पटक देते हैं। बोले गुरुजी यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर कोई लाइन मुझे बनानी है, मान लीजिए कि मैंने आपसे ये क्वेश्चन डाल दिया यहां पर, और इस क्वेश्चन को मैंने कह दिया कि भाई ये मेरे पास लाइन है 4x प्लस का 3y प्लस का 7 बराबर 0, ये लाइन है मेरे पास। तो इस लाइन का जो ग्राफ होगा ये होगा या ये होगा, या ये होगा, क्या होगा, मतलब इन तीनों में से बता दो। अगर मैं इसको विकल्प नंबर ए मानता हूं, इसको विकल्प नंबर बी मानता हूं, इसको विकल्प नंबर सी मानता हूं, तो अंदाज से बता दो कि क्या होने वाला है, क्योंकि चीजें आपके सामने आएंगी कि अगर मैं ये समीकरण आपके सामने लाइन की लिख रहा हूं, लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, तो आपको बताना होगा कि लाइन ऐसे झुकी हुई होगी या ऐसे होगी या फिर ऐसे झुकी हुई होगी, या चौथा ऑप्शन भी मैं बना सकता हूं, लाइन ऐसे होगी, क्या होगी मतलब। तो हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग भी अलग लिखी है उसने। खैर भैया सारे चैप्टर हो चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो सारे अच्छे से अच्छे चैप्टर मैंने कराए हुए हैं ना। हाँ, ये अभी सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, मतलब पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा रखा है आपका, ठीक है। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बात पे, या यहाँ पर आ जाइए प्लीज। तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूं तो गुरुजी देखो ये कहानी है, और आप इसका स्लोप निकालो। तो पता कैसे चलेगा, पता चलने के पीछे रीजन है। आप इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप आ रहा है नेगेटिव। अगर कोई लाइन नेगेटिव स्लोप बनाती है तो उस लाइन का झुकाव कैसे निकलेगा, हैं? कोई लाइन अगर नेगेटिव स्लोप बनाती है तो उस लाइन का झुकाव कैसे निकलेगा, नहीं पता। तो चलिए जानते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखें, 4 तरह के आपके स्लोप होते हैं, है ना, 4 टाइप्स ऑफ स्लोप। प्लीज ये पूछा जा सकता है पेपर में, ये 4 ऑप्शन ही दे देंगे, बताएंगे व्हाट इज द नेगेटिव स्लोप। यहां तो मैंने आंसर लिख रखे हैं, लेकिन पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं बात। तो बात समझने की है थोड़ी सी, और उस समझने वाली बात को अब यहां क्लियर भी कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, कभी भी आप जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे वो ध्यान दें कि यहां पर नेगेटिव स्लोप ही तो होता है ये, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई भी लाइन, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट अभी नहीं निकाले, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि झुकाव की वजह से अगर आपका कोई लाइन किसी एक्सिस पर इस तरह से आ जाए तो वह नेगेटिव स्लोप को दर्शाता है, यानी कि ऋणात्मक प्रवणता, तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि कोई लाइन इस तरह से बनती जा रही है तो वह पॉजिटिव स्लोप को दर्शाएगी। ध्यान रखना, इन बहुत अच्छे पॉइंट हैं। अब बात आती है ये अनडिफाइंड क्यों हो गया, किसी को पता है क्या, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैं बताता हूं। सर आपने सिखाया स्लोप बराबर एक्चुअल में क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और स्लोप बराबर गुरुजी tan थीटा भी होता है, और tan थीटा बराबर हमेशा होता है लंब बटे आधार, यानी कि आपका y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, इन दोनों में तो मुझे कोई तकलीफ आई नहीं, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सर ये अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ये अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि y के किसी भी मान पर x कांस्टेंट रहेगा, यानी कि y 0 भी हो सकता है। तो यहां पर अगर y 0 भी हो गया तो भी यही लाइन बनेगी। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आ जाए
और आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब यहां पर आपका y एक्सिस के पैरेलल हो गया और y के किसी भी वैल्यू पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है इनकी, बताओ y की किसी भी वैल्यू पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। और वहां पर अगर हम बात करना चाहते हैं, ये जीरो स्लोप है। जीरो स्लोप का मतलब यहां पर x मूव कर रहा है लगातार, लेकिन यहां पर आपके x के किसी भी मान से y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर आपका x अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो यहां पर आपका ये जो वैल्यू है वह आपका अनडिफाइंड दिखाएगा, और वहां पर अगर आपका y 0 हो गया तो प्रवणता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, और प्लीज इसको ध्यान रखना, इसीलिए ये सारे लॉजिक बनते हैं, बनाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में रखें कि नेगेटिव स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात पे मैं चर्चा करता हूं, और आगे की बात की चर्चा थोड़ी सी इतनी सी है। चलिए, हाँ यहां भी ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि यहां पर अब ये कह देंगे कि भाई देखो कुछ भी मान रखो, जो सारे कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं x1 x2 वाले, वो सब उसी पर रहेंगे, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि यहाँ पर x1 x2 सारे कोऑर्डिनेट हैं उसी लाइन पर हैं, तो यहाँ पर x 0 हो गया अपने आप ही। तो लॉजिकल बात है, वहां पर आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो सब सेम ही है। अगर आपका भाई, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम ही तो रहेगा, है कि नहीं, बोलो ना, बोलो तो सही। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो y2 माइनस y1 कितना होगा, ऑलवेज 0। तो इसलिए जब ऊपर वाला 0 होता है तो प्रवणता 0 हो जाती है। यहां आपका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम रहेगा, तो जब x2 माइनस x1 0 हो जाएगा तो m बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो गया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने सिखा दिया है वैसे भी, ये बहुत सारी चीजें हैं और जो काम आती हैं बहुत बहुत बार। चलिए भाई, अब आते हैं थोड़ा सा 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट, अगर मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, आप मुझे ये बताइए इन तीनों पॉइंट से क्या मिलकर बन सकता है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, तो आप यही कहोगे सबसे पहले, यार ये ट्राइंगल बना देगा। मैंने कहा भाई ठीक है, ट्राइंगल तो बना देगा, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये 3 पॉइंट ले रहा हूं, मैंने इसको मान लिया A पॉइंट, मैंने इसको मान लिया B पॉइंट, मैंने इसको मान लिया C पॉइंट, मान लिया कि ये पॉइंट हमारे पास किस में है, मैं कहता हूं कि यार ये पॉइंट मेरे ट्राइंगल बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये पॉइंट आपके ट्राइंगल बना रहे हैं तो ट्राइंगल ही सही। ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है, कोई भी 2 पॉइंट तो आपके यही रहेंगे भाई, 2 पॉइंट तो आपके लीनियर रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। तो ये बात आपसे मैंने पहले भी आपको लिखाई थी, है ना, जब मैंने आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाया था कि हमेशा 2 पॉइंट हमेशा कोलीनियर होते हैं, यानी कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलीनियर ही होंगे, चाहे पॉइंट यहां हो कोलीनियर, चाहे पॉइंट यहां हो कोलीनियर, चाहे पॉइंट यहां हो कोलीनियर। तो 2 पॉइंट की तो लॉजिक है ही नहीं, 2 पॉइंट की तो टेंशन है ही नहीं। पॉइंट की टेंशन तब इकट्ठी होती है जब 3 आ जाते हैं। अब अगर 3 पॉइंट हमारे पास इस प्लेन में आ गए तो भैया एक ट्राइंगल बनेगा, बढ़िया वाला बन गया ना, बस। तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि अगर ये ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट के माध्यम से। तो पहले ये समझिए और फिर बड़ी बड़ी चीजें हम सीखने वाले हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा मजा आएगा। अब चलिए तो देखिए, अब मैं ट्राइंगल के ऊपर चर्चा कर रहा हूं और ट्राइंगल के एरिया के ऊपर चर्चा कर रहा हूं बेसिकली। सो 1/2, पहले x1 ले लो, आपको लिखना और याद करना मैं सिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट में अगर एक पॉइंट प्लेन में इनके साथ लीनियर में नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है
असंरेख। असंरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में नहीं होना। अब एक ही रेखा में नहीं है तो ट्राइंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगल का एरिया भी होगा। तो x1 से स्टार्ट करो। अब आपके पास बचेगा क्या, y2 माइनस y3, क्योंकि जब 1 ले लिया तो 2 और 3 बचा। अब आप x2 ले लो। अब आपके पास क्या बचेगा, y3 माइनस का y1 प्लस आप x3 ले लो। आपके पास क्या बचेगा, 3 ले लिया तो y1 माइनस y2। ये इतना आसान है, नोट करो पहले, जरूरी भी है ये चीज, है ना। कोई डिटर्मिनेंट याद नहीं रखना आपको, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी काम का भी है, पेपर में आता भी है। अब देखो आप भूलोगे भी नहीं, मैं आपको एक ऐसी तरकीब देता हूं, ऑब्वियस सी बात है। तरकीब जरा ध्यान रखिए, दिमाग में रखिएगा। तरकीब ये है कि भाई x1 ले लिया, x1 के साथ अब x1 के साथ अब 1 नहीं आएगा और आएगा y माइनस में, तो y2 माइनस y3 आ गया। अब आप x2 ले लो, अब 2 नहीं आएगा, 3 माइनस 1। अब x3 ले लो तो 3 नहीं आएगा y में, y1 बाई 2 अपने आप याद हो गया। चाहे तो एक बार कॉपी में दोबारा से लिख लो, चाहे तो एक बार आप कॉपी में इसको दोबारा से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे तो, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से सीखते जाइए और बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। बोले ठीक है सर, लगे हाथ सर आप ये भी बता दीजिए। लगे हाथ क्या बता दें, सेंट्रॉइड, इसका केंद्रक क्या हो जाएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर किसी भी ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इसका केंद्रक क्या हो जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो केंद्रक निकालने की सबसे अच्छी विधि मुझे आती है और वही मैं पूछूंगा भी आपसे। डायरेक्ट रटना चाहें तो डायरेक्ट रट सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपको डायरेक्ट आपको बता दिया मैंने कि ये भाई ट्राइंगल के जो अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको निकालने का तरीका है, सेंट्रोइड को निकालने का, यानी कि ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, किसी भी ट्राइंगल का केंद्रक। सर आया कैसे, जिनको इच्छा है जानने की उनके लिए मैं एक बार बताऊंगा जरूर, जिनको नहीं पता लगाना कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज इसको बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूं बस। क्योंकि जब मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई दिया है तो मैं क्यों शर्माऊं, आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं भाई, ये मान लीजिए आपके सामने x1 y1 है, ये मान लीजिए x2 y2 है, ये मान लीजिए x3 y3 है। अब मैं आपसे यही तो कहता हूं कि यार देखो, अगर आपको निकालना है क्या, केंद्रक निकालना है, तो अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका हमेशा क्या करेगी, ये अगर मैंने बोल दिया है ये माध्यिका है तो माध्यिका हमेशा केंद्रक से गुजरेगी और माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि ये मध्य बिंदु हो गया। तो इस मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 बाई 3, सॉरी x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, यही हो जाएंगे ना। हाँ, आपको तो इसके निकालने हैं। आप ये जानते हो ना कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये वो एक रेखाखंड है जहां पर G आपका एक क्या है, अंत विभाजन कर रहा है और ये किस अनुपात में बांट रहा है, 2:1। याद आया क्या, अरे याद आया क्या। तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, तो G का मैं अगर x कोऑर्डिनेट निकालता हूं जो कि मुझे जरूरी है निकालना, तो मैं ये जानता हूं कि भाई 2:1 में ये काटते हैं, दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ये x है, ये y, ये अपना x1 है, ये x2 है, कुछ भी मान लो, मतलब में समझ में आ रही है ना। तो अगर ये लोगे तो इससे उसको गुणा करो, तो 2 इंटू x2 x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, क्या ऐसे आता है। तो अब आपको देखो, आप कहोगे अरे यार डायरेक्टली लिखा देते सर, लिखा सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लिखाने में, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे को। लेकिन अगर सीख लेते हो तो दो चीज क्लियर हो गई, ज्योमेट्री का कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि यार केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये मध्य बिंदु होता है, ये मिड पॉइंट होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब यहां से 3-4 फायदे हो गए। कैसे हो गए सर, देखो मैं बताता हूं। कल को मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे दिए आपको और ये पूछ लिया लाइन बताओ, माध्यिका का स्लोप बताओ, माध्यिका की लाइन बताओ, तब काम आएगा ना, आएगा ना काम।
y2 माइनस लगाने में, लाइन का स्लोप लाइन निकालने में, स्लोप निकालने में। तो अब आपको ये पता लग गया माध्यिका निकालने का तरीका भी, तो 1/2 काज हो गए। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर है? सर 2:1 कैसे, श्री पूछ रहे। भाई माध्यिक जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह से y आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा y1 + y2 + y3/3। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ये चीज, और ये केंद्रक के कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखा, केंद्रक निकालना सीखा। अब मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से इन सेंटर की, इन सेंटर। अब मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल का मुझे अंत केंद्र निकालना पड़ जाए, तो निकालना पड़ जाए, उसमें संकोच क्या है सर? चलिए तो फिर लगाते हैं दिमाग। मैंने इसको लिखा a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे निकालना है इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। अब देखिएगा जरा, इसके लिए भी क्वालिटी चीज आप सीखने वाले हो। इन सेंटर कैसे निकालोगे? इन सेंटर आई क्या होगा बताओ? इन सेंटर आई कैसे निकालने वाले हैं आप? सारी चीजें आपको सीखनी होंगी, पेपर में सब आता है, ये आप ध्यान रखना। चलिए सर इन सेंटर का क्या लॉजिक है? देखो, ए के सामने की भुजा अगर मैं ए बोल देता हूं, बी के सामने की भुजा अगर मैं बी बोल देता हूं, सी के सामने की भुजा अगर मैं सी बोल देता हूं, तो मैं ए बी सी कैसे निकालूंगा? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां ए बी सी आपकी क्या है? साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। कैसे निकालूंगा ये? आप कोई बता सकता है आप में से? सर ये तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे। जैसे कि ए निकालना है तो आप लगा दो चाहे तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे। मतलब मैं एक तरीका लिख के बता रहा हूं कि आप ए बी सी कैसे निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, एबीसी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है मेजरली, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। लिख लो भैया, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना। हाँ भाई सिंपल सा लॉजिक है, हमें तो एक पता हो बस। हो सकता है कि कल को आपको साइड भी दे दे, तो 5 सेकंड का काम नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया यार। अब जब पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ो, पूरा ही पढ़ो। अधूरा मैं चाहूं तो ना लिखा हूं ये चीज, लेकिन जरूरी है, आता है पेपर में, आया हुआ है, मतलब क्या बोले बताओ। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी सीख लिए हैं, आपने सेंट्रॉइड सीख लिया, आपने इन सेंटर सीख लिया, अंत केंद्र बता दिया मैंने आपको, ऐसे निकालते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परिकेंद्र की। परिकेंद्र कैसे निकालें गुरुजी? परिकेंद्र, अब परिकेंद्र निकालने के लिए आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। अब वो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, सरकम सेंटर। अगर मान लीजिए मुझे सरकम सेंटर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? आओ, आपको बस सरकम सेंटर के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। ये आपने ए माना, ये आपने बी माना, ये आपने सी माना। सरकम सेंटर क्या होता है? अगर सरकम सेंटर बनेगा तो कैसे बनेगा, कौन बताएगा बताओ? सर सरकम सेंटर के बारे में आपने पढ़ाया, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, एंगल परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, याद आ रहा है? परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, यही होता है ना? अरे बोल दो यार। हाँ सर यार, सुनने में तो यही आया था कि ये परपेंडिकुलर भी है
और बाइसेक्टर भी है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माफ कीजिए ना, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो सर ये बात हमें उचित लग रही है और हमें समझ में भी आ गई। हाँ ठीक है, अगर मुझे परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है भाई, निकालते हैं। अब मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं साथ के साथ। अगर मैंने इसको बोल दिया 3 और 1, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूं 4 और 5, और इस कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूं 6 और 7, तो मुझे निकालिएगा आप परिकेंद्र, निकालो परिकेंद्र के, मैं ओ मान लेता हूं, ओ इज ए सरकम सेंटर। वो क्या है? सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं इसको मान लिया एक्स वाई, मान लिया तो मान लिया। बताओ भाई कैसे निकालोगे? एक बच्चा कह रहा है ओम प्रकाश सिंह, एंगल बाइसेक्टर होता है सर। तो ओम प्रकाश सिंह आपको ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है, ये बताओ पहले, बताओ ओम प्रकाश। मतलब बच्चा गलती, मतलब एक तो इंसान भूल जाता है, और एक तो भूल भूल को भी याद रखने के लिए बार बार ये कहता है कि वो होगा। तो फिर ऐसे इंसान को क्या सिखाएं बताओ? फिर तो तुम हमेशा गलत ही मानोगे ना। चलिए, तो यहां पर इसको एक बार देखिए और आप आंसर निकालने की कोशिश करिए कि कैसे निकाल पाएंगे आप। तो सर आपने एक चीज बोली है बाइसेक्टर, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गए क्या? ये मिड पॉइंट हो गया क्या? ये मिड पॉइंट हो गया क्या? ये भी तो मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं इस मिड पॉइंट के निर्देशांक निकाल दूं, इसको मैं बोल देता हूं P, इसको मैं बोल देता हूं Q, इसको मैं बोल देता हूं R। तो P कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, और 5 और 1 6, तो 7/2, यानी कि हम यहां कह सकते हैं क्या, 3.5 है ना। अगर मैं इसको बोल दूं, सही है ना, 6 और 4 10, और ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 और 6, ये हो जाएगा 5 और 6, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7/2 और 6/2, यानी कि 3.5 और 3, और ये कितना हो जाएगा? 4.5 और 4। किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार दिक्कत तो निपटाओ पहले, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला नहीं कराया अमित सिंह, अमित सिंह ये वाला। चलो सब करा दिया यार, तुम क्लास लेने आओगे तभी तो होगा, तुम क्लास ही नहीं लेते रेगुलर, क्या करे बटर मास्टर भी है? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये मिड पॉइंट ही तो हो गए, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि अगर ये इन दो को बराबर भागों में बांट रहा है तो ये आपका क्या होगा? वो हो जाएगा। अब यार दिमाग लगा लो 2 मिनट में। क्या मैं कह सकता हूं क्या आप लोगों से, क्या मैं कह सकता हूं क्या कि यार जो इस लाइन का स्लोप होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे? यस या नो? यानी कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं, भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो हैं। ओ क्यू, क्या मैं कह सकता हूं क्या ओ क्यू आपका परपेंडिकुलर है बी सी के? अरे बोलो यार, ओ क्यू आपका परपेंडिकुलर है बीसी के, यानी कि अगर मैं इस बीसी का स्लोप निकालना चाहता हूं तो क्या निकालूंगा? सर y2 माइनस y1, 7 माइनस का 5 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस का 4। क्या मैं बराबर कर दूं या इंटू कर दूं? हाँ इंटू कर दो। किसके करूंगा? इन दोनों का स्लोप। तो ये m1 निकाला, ये m2 निकाला, m1 m2 बराबर माइनस का 1। तो करते हैं, ले लेता हूं x माइनस 5 ले लेता हूं, सॉरी, y2 माइनस y1, तो y माइनस 6 ले लिया, और ये ले लिया मैंने x माइनस का 5 और बराबर माइनस का 1। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, ये अगर OQ मेरा परपेंडिकुलर है BC के, तो मैं इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप जो OQ है M1 M2 बराबर -1 कर दूं,
बोले कर दो, इक्वेशन बनकर आ गई। इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो सर ये निकल कर आया 2/2, ये हो गया 1, खत्म, यानी कि ये पूरा खत्म हो चुका है और ये खत्म हो चुका है। तो इसको गुणा करेंगे तो y - 6 बराबर माइनस का x प्लस का 5। एक इक्वेशन आ गई, y + x बराबर 11। क्या सबकी पहली समीकरण यही आई है क्या? y + x बराबर 11। मजा आ रहा है? यस। अब दूसरा भी निकाल लो इसी तरह से, तो मैं इस कोऑर्डिनेट में लगा देता हूं, वही वाली बात, वही सेम। तो अभी हम देखते हैं कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा, y2 - y1 4, x2 - x1 3, 4/3 है ना। y2 - y1 4, x2 - x1 3 गुणा, यहां पर हम इसको ले रहे हैं तो y - का 3 और x - का 3.5 बराबर माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऊपर इधर चला जाएगा, तो y - का 3 अपॉन x - 3.5 है ना, x - का 3.5 बराबर माइनस का 3/4। मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4y - का 12 माइनस का 3x और प्लस का 3 पंजे 15 का 5, कैरी आया 1, 10.5। सॉल्व कर लेते हैं, 4y प्लस का 3x बराबर ये हो गया 22.5। अब आपको पता है कि अगर हमें सॉल्व करना है तो आगे हमें उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस का 3x प्लस का 33 और ये है 4y प्लस का 3x 22.5। यहां से x कोऑर्डिनेट निकालूंगा माइनस करके, कट गया तो ये हो गया माइनस का y बराबर इसमें से ये घटेंगे तो 10.5 बच रहा है, तो वो भी प्लस में, तो y बराबर आ गया माइनस का 10.5। क्लियर है क्या? तो y बराबर कितना आ गया? अरे 4/1 होगा ऐसा बोल रहा है बच्चा, 4/1 होगा। अरे यार पूरा रायता फैल गया ना, इतना बढ़िया मेहनत से कैलकुलेशन करी, छोटी सी गलती हो गई। हे राम। चलिए, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 4/1। अब तो और आसान हो गया भाई, मैं सोचूं थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, सब चलता है, बस आंसर आना चाहिए। तो y - का 3 और इसको 4 से गुणा कर लेंगे बाद में, 4 से इसको गुणा भी कर लेते हैं, बराबर हो गया x माइनस का प्लस का 3.5 और ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में होगा वैसे तो उधर प्लस में हो जाता, बराबर माइनस का x प्लस का 3.5। ठीक है, 4y माइनस का 12 माइनस का x प्लस का 3.5, तो ये हो गया 4y प्लस का x बराबर 15.5। अब तो ठीक है, अब तो डायरेक्टली घट रहा है। चलो भाई, कुछ तो आशा की किरण है। अब घटा लो भाई आराम से, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, जब घट गया कट गया और ये बच गया 4.5 और ये आ गया माइनस का 3y और ये माइनस का ही होगा, तो y बराबर कितना आ गया 1.5। y कोऑर्डिनेट आ गया 1.5। ठीक है, हाँ ठीक है ना, y बराबर 1.5 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y प्लस x निकाल देंगे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 11 में से अगर आपका 1.5 चला गया तो कितना बचेगा, 9.5। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है भाई साहब, तो काफी इंटरेस्टिंग था, आप इसको एक अच्छे तरह से बेहतरीन प्रश्न के तौर पर ले सकते हैं और काफी कुछ सीखने को आपको मिल रहा है यहां से। ठीक है माय डियर, तो आपने परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट निकालना भी सीख लिया है, ये जरूरी है। सर ये क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए जरूरी है ना। हाँ, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं ना, जैसे कि भाई मैं ना पढ़ाऊं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको हर फ्रीक्वेंटली पेपर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ो तो फिर ऐसा पढ़ो जैसे कि बार बार ना पढ़ना पड़े, अच्छा लगता है
सब कुछ बताना अच्छा लगता है तो इसलिए बताया भी जाता है। तो आप इसको प्लीज ऐसा लीजिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आपके दिमाग में ये बैठ रहा है ना। क्योंकि जब कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो ये सोच के नहीं पढ़ रहा कि मैं एक रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ सीडीएस का भी है, यूपीएससी का भी है, 11th का भी है, 10th का भी है, हर तरह का स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात मैं बहुत प्यारी करने वाला हूं आप लोगों से, और ये बहुत बढ़िया चीज है। भाई आपके रेलवे में आया हुआ था ये प्रश्न, और इस बार एसएससी भी पूछेगा। क्या था भाई कि एक आपको एबीसी, आपका एक ट्राइंगल है, इस एबीसी ट्राइंगल के पी क्यू आर आपके मिड पॉइंट है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। एबीसी ट्राइंगल में पी क्यू और आर क्या है, मिड पॉइंट है। पी क्यू आर आपके क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको क्या दे रखा है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं इनको बोल देता हूं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं डियर, बात समझ में आ रही है। यानी कि आपको किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, किसी भी ट्राइंगल के, हाँ भाई देखो हर चीज का फॉर्मूला नहीं होता है ना। ये आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला निकले कोई, काई का फॉर्मूला, जब दिमाग चलना चाहिए फॉर्मूला तो अपने आप पता लग गया 2 मिनट में आपको, m1 m2 बराबर -1 लगा दिया। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपसे मैंने बोला कि इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए, ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको मैंने दे दिए। तो मुझे आपको निकालना है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप बताइए। अगर मैंने आपको ये लाइंस के मिड पॉइंट दे दिए हैं तो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। बताइए भाई, कौन बता सकता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। देखिए बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा है। अगर ए निकालना है ना गुरुजी, ए निकालना है ना आपको, अगर ये ए निकालना है ना आपको, तो आप इनको मिलाकर एक ट्राइंगल अगर बनाते हो ना, तो देखो जो यहां पर आ रहा है ना ये, वो माइनस करना है। ठीक है माय डियर, ये जो आ रहा है इसको तो माइनस करना है और इन दोनों को प्लस करना है। यानी कि अगर ए निकालना है तो x1 प्लस x2, क्या प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ना, और माइनस x3। अगर बी निकालना है तो बी निकाल के बताओ, अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो x2 प्लस x3 प्लस x1 माइनस x2, x3 यही है ना, हाँ सॉरी यहाँ 2 आएगा, x3 प्लस x2, x3 प्लस x1 माइनस का x2, और अगर c कोऑर्डिनेट निकालना है तो माइनस का x1, तो x3 और x2 माइनस का x1, ये आपके x कोऑर्डिनेट हो गए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएंगे। ओके, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सेम लगाना है। कैसे लगाएंगे सेम, जैसे कि मैं अगर इसको थोड़ा सरका दूं, या फिर मैं y कोऑर्डिनेट, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट्स, अब y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो सेम लिख दो, बस x की जगह y लिख दो और कुछ नहीं है। तो लेकिन समझ लो पहले ही, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन कराने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट पर। तो y1 प्लस y2 माइनस का y3, y1 प्लस y3 माइनस का y2, और y3 प्लस y2 माइनस का y1। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि कैसे निकाला गया है। अगर जैसे कि एक कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके पास वालों को तो जोड़ना है और जो दूर वाला है उसको घटाना है, तब जाके मामला सेट होगा। मजा आ रहा है डियर, अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते रहा करो सब लोग, आपके लिए सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, सबसे बेस्ट, आपको बड़ा मजा आएगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ
पढ़े तो याद नहीं आ रहा है, पढ़े तो हैं याद नहीं आ रहा है, याद आएगा डियर, जब तो कहते हैं कि लगातार पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आपका काम वहां खत्म नहीं हो जाता कि बस हो गया। हाँ, आइए अब होमवर्क थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। और ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में आया था पहली ही शिफ्ट में, है ना, तो काफी मजा आया था, बच्चों को नहीं हो पाया था। मैंने लिखा भाई 3-1, सॉरी माफ कीजिए, ये मैंने मिड पॉइंट दे दिए, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, ये मैंने दे दिया 3-1, ठीक है, और ये मैंने दे दिया 5-6, और ये कोऑर्डिनेट अपन दे देते हैं -3 और 2, ये मैंने बना दिया P, ये मैंने बना दिया Q, ये मैंने बना दिया R। तो बताइए A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। कॉन्सेप्ट वही है, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बताइए भाई आंसर क्या होगा। तो बहुत ही आसान है यार, मतलब सीख लोगे तो आसान है। सर देखो 3 - 3 0 और -5, तो यहां आ रहा है x कोऑर्डिनेट -5। अब y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हाथ के हाथी, 1 और 2 3, 3 में से 6 गए तो -6 -3। b कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b कोऑर्डिनेट में इनको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 में से 3 गया तो 8 और 3 11, क्योंकि माइनस होता है ना तो जुड़ गया ना, -3 है तो ठीक है। अब 6 और 1 7, 7 में से 2 गया तो 5। नेक्स्ट सी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे करेंगे, 5 और -3 हो गया 2, और 2 - 3 -1, और 6 और 2 8, 8 में से 1 गया तो 7। तो ये आ रहा है आंसर। कितनी गजब बात है ना, अद्भुत यार, आज तक नहीं आता था लेकिन आज आप कर रहे हो। अगला क्वेश्चन बनाइए इसी प्रकार, एक एग्जांपल और देता हूं, देखते हैं कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और देखते हैं फिर कितने विद्यार्थी सही ढंग से आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इस तरह से कि ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दे रहा हूं आपको 3 4 4 1, 3 4 4 1 और 2 0। अब बताइए ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ ए बी सी के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं। तो कैसे करोगे, देखो सर ये तो बढ़िया मजा आ गया, यानी कि हमें अगर ए कोऑर्डिनेट निकालना है तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, 4 और 0 4 में से 1 गया तो 3, 1 3 ये आ गया, लो इतना आसान कर दिया आपके लिए। अब आगे देखते हैं अपन बी कोऑर्डिनेट, तो बी के लिए 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये इसका एक्स आ गया। 4 और 1 5, 5 में से 0 गया तो 0, सॉरी 5 में से 0 0 गया तो 5, ठीक है। अब इसका देखते हैं 4 और 2 6, 6 में से आपके 3 चले गए तो 3, और 1 और 0 1, 1 में से 4 चले गए तो -3। तो ये आपका राइट आंसर आना चाहिए भाई। मजा आया, तो अगर ये सही आया है तो बस हो लिया काम, जीत गए आप। चलिए, तो आपने बड़ा एंजॉय किया है ना। चलो अब आगे चलते हैं, चीज़ों को और बढ़िया बनाते हैं। ये हमने सब कुछ सीखा है और ये सब आपकी बदौलत ही हो पाया है, वरना कोई और कैसे करता, कोई स्टूडेंट नहीं बना पाता इन चीज़ों को। देखिए, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई लाइन मेरे सामने है, ये मैंने एक निर्देशांक बनाया है और ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर मेरे पास 0 है। मान लीजिए कि ये लाइन है, अब इसका स्लोप क्या होगा। अब आपको पता है कि इस लाइन का जो स्लोप है एक्चुअल में तो नेगेटिव होता है,
तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी लाइन का नेगेटिव स्लोप होगा तो वह लाइन ऐसे बनेगी। देख रहे हो ना, नेगेटिव स्लोप होता है तो लाइन ऐसे बनती है। तो ये दिमाग में रखें आप कि यस सर लाइन ऐसे बन गई मान लिया। तो आप मुझे बताइए कि यह अगर कोऑर्डिनेट 0 0 है तो यह कहां कटेगा? तो सर जहां भी कटेगा यहां हम जानते हैं कि y बराबर जो होगा वो 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है। अगर x एक्सिस पर कोई लाइन ऐसे गुजर रही है तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो y बराबर 0 रखने पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो कितना आ गया डियर? माइनस का c बाई ए। लिखो तो कितना आ गया? माइनस का c बाई ए। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इसी प्रकार जो आपने यहां किया ना वही काम आप यहां करके बताओ कि यार y एक्सिस पर x बराबर 0 रखा, y एक्सिस पर x बराबर 0 रख दिया तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? माइनस का c बाई बी। माइनस का c बाई बी, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट माइनस का c बाई बी। किसी को कोई आपत्ति है क्या? बोले नहीं सर क्या दिक्कत है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। क्या आपसे मैं कह सकता हूं कि ये आपका x अंतःखंड है? बोलिए। और ये आपका y है? बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लेंथ आपकी c बाई ए हो गई, ये लेंथ आपकी c बाई बी हो गई। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए आप लोग, क्या टेंशन आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में तो ये डाउट आ ही रहा होगा कि सर ये तो माइनस हो ही नहीं सकते यहां पर, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना अभी, क्योंकि अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि ये लाइन जरूरी नहीं है यहां हो, ये लाइन कहां है? यहां है। ये तो मैंने एक तरीके से डायग्राम बनाया है, आप बात समझ पा रहे हो क्या? आप बात समझ पा रहे हो? ये तो मैंने एक तरीके से डायग्राम बनाकर दिखाया, लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसके एरिया की बात कर रहा हूं, इसके एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया कितना निकल कर आ रहा है? c²/2ab। तो ये हमेशा आप मॉड में लिखेंगे कि भाई ये हमेशा मॉड में होगा, प्लस ही होगा। तो डायरेक्टली आप किसी भी लाइन से अगर कोई लाइन, एक सिंगल लाइन अगर किसी x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे बने हुए एरिया c²/2ab होने वाला है। ये लाइन यहां नहीं है, ये लाइन एक्चुअल में यहां है, जहां पर y कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा यहां कहीं और x कोऑर्डिनेट भी आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? लॉजिकल बात है ना? लेकिन ये तो मैंने एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है, क्योंकि आपको भी पता है यार x माइनस में हो ही नहीं सकता यहां पर, तो ये तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला केस है, तो यहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां कहीं कट रहा होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट नीचे होगा, y वाला। तो इस तरह से लाइन निकल के गई है ना? चलिए तो ठीक है, ये भी चलो क्लियर हो गया, एरिया निकालना, ठीक है ना? ध्यान रखना है ना, पेपर में आता है ये। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा प्रस्थान करते हैं। थोड़ा सा प्रस्थान करने का लॉजिक ये है कि अगर मैं कहता हूं कि 3 पॉइंट ए x1 y1, दूसरा पॉइंट बी x2 y2 और तीसरा पॉइंट सी x3 y3 कोलिनियर हो तो क्या शर्त होगी? ये बहुत बढ़िया है, संरेख होने की शर्त। अगर ये तीनों पॉइंट संरेख हो तो क्या कंडीशन आप ले सकते हो? बताओ, जल्दी से बताओ। अगर हम बात करना चाहें कि आपके सामने कोई पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट, अभी तो मैं आपको जस्ट सिखा ही रहा था इतनी सारी चीजें कि 3 पॉइंट अगर संरेख नहीं होंगे तो ट्राइंगल ही बनेगा, ट्राइंगल ही बनेगा, ट्राइंगल ही बनेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं आपसे कि 3 पॉइंट्स आपके क्या हैं? संरेख हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर सबसे पहली कंडीशन तो हो गई डेल बराबर 0, यानी कि आप एक कंडीशन ये लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर है? पहली शर्त, ठीक है। लेकिन जब पेपर में प्रश्न आता है ना, बच्चे मतलब घबरा जाते हैं यार, कहां नहीं लगता यार, मैं भी जानता हूं इस चीज को कि यार
बहुत दिक्कत होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करने में। तो सर और भी कोई चीजें हैं क्या? बिल्कुल बनाई गई हैं आप लोगों के लिए, आप बस पढ़ते रहिए, आपको सिखाई जाएंगी पूरी की पूरी, बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि बात तो सर एक ठीक लग रही है आपकी, और दूसरी कंडीशन ये है डियर, अगर 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन में है, ए बी और सी, तो ये भी तो सत्य है। ए से बी की दूरी ए मान लिया, बी से सी की दूरी तो बी मान लिया, और ए से सी की दूरी तो सी मान लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बात भी तो सत्य है कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की दूरी और अगले 2 पॉइंट के बीच की दूरी पहले और तीसरे पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर होगी। डिस्टेंस वाला लॉजिक ये भी तो सही है। तो यहां आपने डिस्टेंस लॉजिक लगाया, ये लिखो, ये सब काम आएंगे, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस लॉजिक, जहां पर मैंने अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन में माने हैं तो यह चीज भी तो सही मानी जाएगी भाई। मेरी बात आप क्लियर हो पा रही है आपको? देखो ना भाई, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी। बात तो गुरुजी ठीक है, अगर ऐसा है तो लीनियर होंगे पॉइंट, एक ही रेखा में होंगे। तीसरी शर्त ये भी तो कह सकते हो महाराज, बोले क्या, इसका स्लोप ए बी का स्लोप बराबर कर दो बीसी के स्लोप के, बराबर कर दो एसी के स्लोप के। ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगता है मेरे को, और मैं हमेशा इसको प्रेफर करता भी हूं, है ना डियर, कि भाई ए बी का स्लोप, बीसी का स्लोप और एसी का स्लोप। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों जो स्लोप होगा अगर एक ही लाइन में है, अब मान लो ऐसे ऐसे झुकी हुई है लाइन, तो इस लाइन पर हर बिंदु पर स्लोप समान होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा बोलो? हाँ, तो स्लोप तो क्या है, होता है इक्वली होता है। ठीक है, चलिए ये हुई ना बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यूज करनी होती हैं, 3 कंडीशन काफी हैं जिनसे आपका कोलीनियर होने की शर्त पता लग जाएगी कि कोई भी 3 पॉइंट आपके कोलीनियर हैं या नहीं है। मजा आया? अच्छा लग रहा है? लाइक करिए खींचकर, काफी सारे बच्चे नहीं करते हैं, मुझे कारण आज तक समझ में नहीं आया, खैर लेकिन फिर भी चलो एक क्वेश्चन देता हूं इसी पर। मैंने एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट मैंने आपको दे दिया 2 और 3, बी पॉइंट मैंने आपको दे दिया 5 और के, है ना, बी पॉइंट मैंने दे दिया 5 और के, और सी पॉइंट दे दिया मैंने 6 और 7। अब मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है ना ए बी सी, पॉइंट ए बी सी कोलीनियर हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट ए बी सी अगर संरेख हैं तो के की वैल्यू क्या होगी? कुछ बच्चे मतलब कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। हाँ वास्तव में, अब नेहा सिंह कह रही है ये तो सब 11th 12th में पढ़ा है, हा 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 हा, वाह। और कहां पढ़ोगे भाई, 10वीं तक की तो मैथ आती है, वही तो नहीं कर पा रहे हो तुम। चलिए भाई, स्लोप की बात की गई है तो सर इन 2 पॉइंट को इन 2 पॉइंट के बराबर कर दो, या इन 2 पॉइंट को इसके बराबर कर दो स्लोप में। तो मैं यही करूंगा, मैं इसके साथ दो, क्योंकि दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, क्या मतलब है। तो यहां किया मैंने y2 माइनस y1, के माइनस का 3 और 5 माइनस का 2, यानी कि कितना हो गया ये, और 7 माइनस का 3 और 6 माइनस का 2, तो k माइनस का 3 अपॉन 3, 4/4 1, तो k बराबर हो गया आपका k माइनस 3 बराबर 3 और k बराबर हो गया 6। ठीक है, तो हो गया, बस आ गया। k बराबर 6 होना चाहिए कि बिंदु आपस में अपने कोलिनियर हो जाएंगे। मजा आ रहा है?
अच्छा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लगना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो अभी तो हम वो भी सीखेंगे कि एक चतुर्भुज दे दिया जाता है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं यार, क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन होते ही नहीं उनसे। चतुर्भुज दे दिया जाता है तो चतुर्भुज में दो कोऑर्डिनेट दे दिए, वो बहुत लॉजिक काम आएगा, ज्योमेट्री वाला, समद्विभाजित करने वाला, वो सब काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, लाइंस बराबर मतलब साइड बराबर होने वाला, वो लॉजिक भी काम आएगा। अभी तो दो लाइनों के बीच की दूरी भी हम निकालेंगे, समांतर लाइनों के बीच की दूरी, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, तो फटाफट से ये क्वेश्चंस वैसे आप कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आपको बना लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। तो चलो इनको कल ही देखेंगे, अगर निपटाना चाहो तो निपटा सकते हो, है ना डियर, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलो इनको देख लेंगे, कल देखेंगे, आते ही इनको पहले निपटाएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। अभी 12:30 बजे मैं क्रैक द मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं। जिन विद्यार्थियों से वीडियो लाइक होने में दिक्कत हो रही है, आज वो कोशिश करके देखिए, अगर मन लगाकर पढ़ाई की है तो कोशिश करिए। डेली रात को 8 बजे मैं क्या करता हूं, डेली रात को 8 बजे मैं एक कैच द मैथ नाम से सेशन लेता हूं, जहां पर मैं डेली मैथ की प्रैक्टिस कराता हूं। देखो भैया, आप वाकई में बहुत लकी हो कि आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा ना। जब बंद हो जाएगा सेशन तब आपको लगेगा कि यार उस टाइम कर लिया करते प्रैक्टिस, तब चाहिए होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए हैं, तो समय रहते किसी की वैल्यू कर सकते हो तो कर लो, अन्यथा आपको फिर बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, नहीं कर पाओगे। इसलिए डेली रात को 8 बजे मैथ का एक पेपर होता है, और वो पेपर होता है जो वास्तव में आपको कुछ सिखाएगा। हमेशा पढ़ो ऐसा जो सिखाकर जाए, ऐसा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगा अगर जो चीज वो पढ़ रहे हो जो आपको आती हो, तो इंप्रूवमेंट कहां है। तो पढ़िए ऐसा जो आपके काम आए, पढ़िए ऐसा जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। तो डेली रात को मैथ का एक पेपर लगाइए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल में जाकर 8 PM वाली क्लास रेगुलर लो। ये सभी विद्यार्थियों के लिए, यहां जो भी बच्चा पढ़ रहा है जो सीरियस कैंडिडेट है, मैंने ये देखा है कि शायद हो सकता है कि SSC रेलवे वाले बच्चे अपने आप को ये ना मान रहे हो कि उनके बॉल पाले में है, वो नहीं समझ रहे हैं कि अभी बॉल पाले में ही है, पाले से दूर नहीं गई है। पाला मतलब होता है कि गोल होता है ना, तो गोल करने के लिए आपके पास बॉल है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। लेकिन मुझे ये ज्यादा लग रहा है कि जो बच्चे 12th पास आउट हैं, या फिर जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा अपने आप में पढ़ाई में लगे हुए हैं आप लोगों के बजाय। बस आप लोग बस इधर उधर घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये मत करो बस, क्योंकि वो काम कभी काम नहीं आने वाला। जो काम काम आएगा वो काम करना है, ठीक है। हाँ, तो साहिल 10 लगाकर आपको जुड़ना होगा, और फाउंडेशन बैच में मेरे साथ जुड़िए। मेरा नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच मेरा आ रहा है, फाउंडेशन बैच। जिसको भी शुरू से डिटेल में पढ़ना है ना, शुरू से डिटेल में पढ़ना है, तो आप वहां से जुड़कर मैं आपको खुद गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि मैं एक अलग से ग्रुप भी बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, टेलीग्राम, जहां पर मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से, वो प्राइवेट ग्रुप होगा, ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स। वो इस बार से प्राइवेट रहेगा, पहले थोड़ा सा पब्लिक था तो और भी जनता आई थी, तो वो चीज सही नहीं लगती, फिर मैं उनका ध्यान नहीं रख पाता हूं। तो अभी के लिए जो ये चीज है कि जो पहले मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनको भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा जो है, और साथ के साथ 28 मई से वो नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, SSC एग्जाम पर आपको जाना है, ठीक है डियर। गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे, 12 और 24 महीने का बैच लेकर आपको सभी सब्जेक्ट का मौका मिलेगा पढ़ने का। जैसे जीके के भी कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, रीजनिंग के भी हो रहे हैं, वो भी सब मिल जाएगा। 24 महीने का कोर्स लेना, और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे तो आपको अप्लाई कर देना है, और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और आप क्रेडिट पॉइंट भी अप्लाई कर देना आपने, ठीक है, तो उससे भी और ज्यादा फायदा होगा। साहिल 10 लगाकर किसी अन्य कैटेगरी में भी अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो भी आपको फायदा मिलने वाला है, ओके। चलिए, तो कॉम्बो लेते हो तो भी, और कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो भी साहिल 10 लगा सकते हो। साथ के साथ अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां पर मैं भी हेल्प करूंगा, और स्टूडेंट्स भी आपकी अपने आप में हेल्प कर देंगे जो वहां जुड़े हुए हैं। साहिल सर सपोर्ट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है आपका, उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में, है ना। और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इक्वेशन देकर
शेप पूछ सकता है, इक्वेशन देकर शेप पूछ सकता है, पॉइंट्स देकर शेप पूछ सकता है। इक्वेशन देगा तो क्या लाइन का एक ट्राइंगल बनवा देगा और क्या, है ना डियर? नहीं डियर, एक साथ ही जुड़ना पड़ता है, मंथली का कोई लॉजिक नहीं है वहां पर, है ना? मनीषा, मनीष, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, डेली रात को 8 बजे कैच द मैथ लेते रहा करो। इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है, कद्र करो, बहुत फायदा देगा वो, है ना? मिलते हैं 12:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल। और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, है ना? सेफ रहिए और स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।